ये लीजिए नागराज, आज के लिए आपका खाना। तो आज क्या खाना लाए हो? अरे ये तो करुया की अंडे है। जी जी, इधर भूख के मारे मेरा पेट चल रहा है और तुम दोनों गरुया के अंडे लाए हो। हम क्या करें नागराज, आपके डर से सारे चिड़िया पेड़ के ऊंचाई पर जाकर घोंसले बना रहा है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। बड़े मुश्किल से हम ये अंडे जुगाड़ किए हैं। देख कोबरा, ज्यादा होशियारी मत दिखा। तुम लोग अच्छे अंडे खाकर मुझे सिर्फ गरुया की अंडे दे रहे हो। महाराज, मेरा नाम कोबरा नहीं, किंग कोबरा है। चुप कर, किंग कोबरा। अगर यहाँ कोई किंग है तो सिर्फ मैं। चल चल, आज सागर की नीचे चलेंगे, वहाँ से मछली या किसी स्वादिष्ट जीव का शिकार करेंगे। वैसे भी अंडे खा खा कर मेरा मुंह सड़ गया है। इधर तब नील सागर के नीचे मणिमाला जलपरी ने 4 नए सुंदर सुंदर अंडे दिए हैं और ये देख के रत्न कुमार, मणिमाला, आज तुम 4 अंडे दिए हैं। आज मैं कितना खुश हूँ ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है रत्न कुमार, पर मुझे डर भी लग रही है कि हम अंडों को सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं। इसका डर मुझे भी है मणिमाला। एक तरफ खतरनाक समुद्री जीवों का खतरा और दूसरी ओर तुम्हारी सौतेली माँ मत्स्य रानी। अगर किसी तरह उसे खबर मिल गई तो न जाने क्या करेगी वो। मणिमाला और रत्न कुमार के ये सारे बातें नागराज और उसका 2 चेला कालकेवटे और किंग कोबरा छुपके से सुन लेते हैं। अरे बाबा महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जलपरी मणिमाला ने 4 अंडे दिए हैं, फिर 2 अंडे आप खाएंगे, एक मैं और एक किंग कोबरा। चुप कर मूर्ख, अभी तक हाथ में कुछ नहीं आया और तुम दोनों पहले से बांटने की सोच रहे हो। अभी चल यहाँ से, बाद में मौका मिलते ही अंडे चुरा लेंगे। उधर तब रत्न कुमार मणिमाला को सावधान करता है। सुनो मणिमाला, आज से खाना ढूंढने मैं जाऊंगा। तुम सिर्फ हमारे अंडे को पहरा दोगी ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। तुम जो भी करने को कहोगे मैं वही करूंगी रत्न कुमार, बस हमारे ये अंडों को सुरक्षित रहने चाहिए। ठीक है मणिमाला, अब मैं खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उधर तब नागराज किंग कोबरा से कहता है, हे कोबरा, इधर सुन, आज से तू जलपरी के अंडे पर नजर रखना, समझे? जलपरी और रत्न कुमार कब कहाँ जा रहा है नजर रखना और मौका मिलते ही मुझे खबर देना। जी नागराज, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर किंग कोबरा मणिमाला के अंडे पर नजर रखने के लिए निकल जाता है। उधर तब रत्न कुमार सागर में घूम घूम कर भोजन इकट्ठा कर रहा होता है। इधर तब मणिमाला, मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन तुम अंडों से बाहर निकलोगे उस दिन मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करूंगी। अभी तुम लोगों के साथ मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर मणिमाला अपने अंडों के पास ही सो जाती है और थकान की वजह से वो जल्दी ही गहरी नींद में चली जाती है। और ये मौका देख, अरे वाह, मौका मिल गया। जल्दी से जाकर नागराज को खबर देता हूँ कि जलपरी सो गई है और रत्न कुमार भी नहीं है। फिर किंग कोबरा नागराज के पास चला जाता है। नागराज, नागराज, जल्दी चलिए, जलपरी अब सो रही है और रत्न कुमार वो गया है खाना ढूंढने, पूरा रास्ता साफ है। वाह, आज जाके मौका मिला है, जल्दी चल अंडे को चुरा लेते हैं। जैसा सोचा वैसा ही किया। जल्दी से नागराज किंग कोबरा और कालकेवटे को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। फिर मणिमाला जलपरी के पास से 4 अंडों को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और रत्न कुमार लौटते ही, मणिमाला, तुम सो रही हो? हमारे अंडे कहाँ हैं? हमारे अंडे यही तो थे। कहाँ गए हमारे अंडे? कहाँ चले गए?
मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे अंडे को तुम अच्छी तरह पहरा देना, और तुम सो गई मणिमाला। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। चलो मेरी जादूगरनी माँ के पास चलो। इसके बाद रत्नकुमार और मणिमाला तुरंत निकलते हैं और जाते हैं अपनी जादूगर माँ के पास। फिर सारी घटना माँ को बताते हैं। माँ, जल्दी से अपने जादुई आईने में देखो, हमारे अंडे कहाँ हैं? कौन उसे चुरा कर ले गया? ठीक है बेटा, मैं अभी देखती हूँ, तू चिंता मत कर, तुम्हें अपने अंडे जरूर वापस मिलेगा। ये कहकर रत्नकुमार के माँ जादू करके अपने जादुई आईने से देखती है कि नागराज और उसके 2 चेले मिलके अंडे चुरा के गहरे जंगल के अंदर पहुँच चुके हैं। नागराज, मुझे एक पूरा अंडा देना ही होगा। मैंने कभी जलपरी का अंडा नहीं खाया। हाँ नागराज, मैं भी एक पूरा अंडा खाऊंगा। मैंने भी कभी जलपरी का अंडा नहीं खाया। ओहो, तुम दोनों तो बड़े लालची हो। ये लो एक अंडा, तुम दोनों मिलकर बटोर कर खा लेना। नहीं नहीं नागराज, हम पूरा अंडा खाएंगे, नहीं तो आपको एक भी अंडा नहीं खाने देंगे। अंडा लेकर जलपरी को वापस दे आएंगे। उधर जब वो अंडों को लेकर झगड़ रहे होते हैं, तब रत्नकुमार और मणिमाला अपने अंडों को वापस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जितना जल्दी हो सके हमें वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा मणिमाला। अंडे को किसी भी हालत में रक्षा करना ही पड़ेगा। हाँ रत्नकुमार, जल्दी चलिए। फिर रत्नकुमार और मणिमाला जल्दी से उस दिशा में जाते हैं और जाते जाते उनकी मुलाकात टूनी चिड़िया से होती है। मणिमाला, रत्नकुमार, तुम दोनों इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? और क्या बताऊं टूनी चिड़िया, हम पर बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या कह रही हो? क्या हुआ है? पूरी घटना मुझे खोलकर बताओ। इसके बाद रत्नकुमार टूनी चिड़िया को सारी घटना बताता है। फिर तुम्हें सब कुछ बताया टूनी चिड़िया। अभी हमें वहाँ जल्दी ही पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो हम अंडे को। नहीं नहीं, तुम लोग और देर मत करो, जल्दी वहाँ जाओ। मैं भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद रत्नकुमार और मणिमाला उस दिशा में जाने लगते हैं। टूनी चिड़िया भी उड़कर पहुँचती है। सपेरा, ओ सपेरा, क्या तुम गुफा में हो? कौन? मुझे कौन बुला रहा है? ओह टूनी चिड़िया, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? सपेरा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं अभी अभी देखा कि जंगल के अंदर किंग कोबरा, काल केवटे और इच्छाधारी नाग भी तीनों एक साथ बैठे हैं। क्या कह रहे हो? जल्दी बताओ, वो तीनों कहाँ हैं? नागराज अपने दोनों चेले के साथ जंगल के बीचों बीच बैठे हैं। टूनी चिड़िया, तो फिर तुम मुझे उनके पास ले चलो। वो तीनों सांप बड़ा चोर है, वो तीनों को ही मैं पकड़ के लाऊंगा। तब तक रत्नकुमार और मणिमाला भी नागराज के पास पहुँच के छुपकर सब कुछ देखते हैं। और इधर तब टूनी चिड़िया, सपेरा जी, अब यहीं से बीन बजाना शुरू कर दीजिए। लेकिन इतने दूर से वो तीनों मेरे बीन के आवाज सुनकर भाग जाएंगे। नहीं नहीं, भागेंगे क्यों? बीन की धुन से मोहित होकर नाचने लगेंगे। ये सुनकर सपेरा अपनी बीन बजाते हुए उनके तरफ जाने लगते हैं। नागराज, सपेरा आ रहा है, जल्दी यहाँ से भागिए, नहीं तो हम तीनों को ही वो पकड़ के ले जाएंगे। उस सपेरे को खबर कैसे मिली? लगता है जलपरी के अंडे खाने का मौका हाथ से गया। अरे अंडे के लालच चोर, पहले जान बचा, जल्दी यहाँ से भागो। ये कहते ही नागराज, कालकेवटे और किंग कोबरा वहाँ से भाग जाते हैं। तभी साथ ही साथ मणिमाला और रत्नकुमार पेड़ के पीछे से निकलकर अपने चारों अंडों को उठाए तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अब चलो मणिमाला, एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अब से हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। काल सांप लिली के पास बैठे लिली का खून चूस रहा है। ये देख लोमड़ी एक छलांग लगाई और काल सांप को पकड़ लिया।
मुझे अपनी साधना पूरी करने के लिए जंगल में तपस्या करना होगा। इसीलिए मुझे कोई मायावी जंगल की जरूरत है। इसके बाद तांत्रिक ढूंढते हुए सिमुलतुली के जंगल में आके पहुंचा। मुझे मिल रही है, उस चीज की गंध मुझे मिल रही है जिसकी मुझे इतनी दिनों से तलाश थी। आज से मैं इस जंगल पर ही साधना करूंगा। और उस जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन की परिवार रहता था। परिवार में थे नागराज, नागिन और उनके छोटे बेटी जिसका नाम लिली था। चलिए ना पिताजी, आज मुझे नदी किनारे घूमने जाना है। नदी के किनारे घूमने जाना है? ठीक है, मैं ले जाऊंगा। लेकिन इस वक्त नदी किनारे इंसान हो सकता है। अब लिली को लेकर रात को घूमने जाना। फिर शाम ढलने के बाद रात को नागराज और नागिन अपनी बेटी लिली के साथ नदी किनारे घूमने आते हैं। आहा, कितनी सुहानी मौसम है। आसमान में पूनम की चांद खिला है, नदी से ठंड पानी बह रही है और चारों तरफ पूरा शांत है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं जरा नदी किनारे बैठती हूँ। लेकिन एक लोमड़ी आके ऐसे सुहाना महल को पूरा बिगाड़ दिया, क्योंकि वो यहाँ बैठे चिल्लाने लगा। अरे ए लोमड़ी, यहाँ से कुछ दूर जाके चिल्लाओ। दिखाई नहीं दे रहा कितनी सुंदर चांद खिला है और मौसम भी कितना सुहाना है, और तुम यहाँ कब से चिल्लाते ही जा रहे हो? ये कहने का मतलब क्या है? मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ? नहीं, मैं इस सुहाना मौसम पर गाना गा रहा हूँ, समझे? इतना कहकर लोमड़ी ने फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझसे यहाँ और रुका नहीं जा रहा है। शांति का माहौल पूरा बिगाड़ दिया। काफी रात हो गई है, चलो वापस चलते हैं। लिली के सोने का समय हो गया है। अभी घर नहीं जाना है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना माँ। वो लोमड़ी चाचा बहुत शरारती है, उसकी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। फिर नागराज, नागिन और लिली अपनी गुफा में लौट आए। फिर वो लोग सो जाते हैं और तब जंगल के दूसरे किनारे तांत्रिक अग्नि के सामने बैठे न जाने कौन सा मंत्र जप रहे थे। फिर जागो, 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 दिखाओ मुझे वो अनमोल चीज कहाँ छुपा है। वहाँ ले चलो मुझे, दिखाओ, दिखाओ मुझे। उसी समय यज्ञ की आग से घना धुआं उठ के एक दिशा की ओर इशारा करता है। फिर उस दिशा की तरफ वो धुआं जाने लगा और धुआं के पीछे पीछे तांत्रिक भी जाने लगे। आखिरकार तांत्रिक नाग नागिन की गुफा के सामने पहुंच गया। ये रहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया मुझे। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके कुछ देर बाद तांत्रिक गुफा से निकल के चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह की सूरज निकल आई। लिली, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है। चल बेटी, हमें खाना लेने के लिए बाहर जाना है। माँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रही है। देखा ना, ठीक से खाना ना खाने का क्या नतीजा? बेटी, आज तुम गुफा में ही रहोगी और आज से हम तुम्हें पौष्टिक खाना खिलाएंगे। पूरा खत्म करना पड़ेगा, उससे जल्दी ठीक हो जाओगी। इतना कहकर नागराज और नागिन गुफा से बाहर निकल जाते हैं और कुछ दूर जाते ही उनकी मुलाकात लोमड़ी से होती है। ए नटराज, आज सिर्फ तुम दोनों आए? तुम्हारी बेटी वो कहाँ गई? उसका तबीयत बहुत खराब है, चक्कर सा आ रहा है, इसीलिए वो नहीं आ सके। कल ही तो देखा, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें आज जल्दी ही खाना लेके लौटना है। हमारी बेटी गुफा में अकेली है,
फिर वो अपने अपने रास्ते की तरफ चले जाते हैं और वो दिन भी बीत के रात हो गई। तांत्रिक हर दिन की तरह उस रात भी यज्ञ करने लगा। और बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। अमावस्या के पहले खून चूसने का काम खत्म करते ही मैं अमर बन जाऊंगा। उधर तब नागराज, नागिन और उनके बेटी लीली अपने गुफा में सो रहे थे। अचानक उनकी गुफा में एक अजीब सी आवाज होती है और नागिन नींद से जाग के देखी कि लीली के सिर के पास काल सांप बैठा है। ये क्या? काल सांप इस वक्त तुम यहाँ? लेकिन काल सांप कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। अच्छा, हमारी बेटी की तबीयत कैसी है जानने के लिए आप यहाँ आए हैं ना? लेकिन तुम तो पहाड़ों पे घूमने के लिए गए थे, लौटे कब? अरे वो हमारी बेटी को बहुत प्यार करती है, इसीलिए खबर मिलते ही वो आ गया होगा। इस तरह की बातचीत चलते समय काल सांप गुफा से निकल के बाहर चला गया और अगले दिन सुबह लीली की तबीयत इतना खराब हो चुका था कि वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था। तब नागराज और नागिन बहुत चिंतित होकर प्रकृति देवी के पास गए। हे प्रकृति देवी, आप इसकी कोई उपाय बताइए। हमारी बेटी का तबीयत दिन ब दिन और भी बिगड़ते ही जा रहा है। हम सोचे थे ठीक से खाना नहीं खा रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन हो रहा? अब उसकी आँख खोलने की भी क्षमता नहीं है। हमारी बेटी को बचा लीजिए देवी। मुझे नहीं लगता कि वो बीमार है, ये जरूर कोई काले साए का काम है। तुम सब सावधान रहना और लीली के ऊपर नजर रखना। मैं देखती हूँ कि क्या किया जाए। ये सुनकर नागराज और नागिन वहाँ से अपनी गुफा में लौट आए। लीली की बीमारी के बारे में सुनकर जंगल के सभी बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि लोमड़ी भी उदास होकर जंगल में इधर उधर घूमते हुए अचानक वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ तांत्रिक बैठ के यज्ञ कर रहा था। तभी लोमड़ी वहीं पर खड़े होके देखा कि वो तांत्रिक आसन में बैठे हुए अपने आप को एक काले सांप में बदल लिया। फिर अरे बाप रे, ये तांत्रिक तो बड़ा ही खतरनाक है। वो कालनाग का रूप धारण कर लिया, लेकिन असली कालनाग तो पहाड़ में घूमने के लिए गए हैं। जरा देखो तो ये कालनाग का रूप धारण करके कहाँ जा रहा है। फिर लोमड़ी कालनाग रूपी तांत्रिक का पीछा करते हुए पहुंचती है नाग नागिन की गुफा के सामने। अरे वो तो नाग नागिन के गुफा में घुस गए, मुझे देखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है। इसके बाद लोमड़ी भी गुफा के अंदर जाके देखा कि वो काल सांप लिली के पास बैठे लिली का खून चूस रहा है। ये देख लोमड़ी एक छलांग लगाई और काल सांप को पकड़ लिया। क्या हुआ लोमड़ी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और काल सांप को क्यों काटा? तभी प्रकृति देवी वहाँ पर प्रकट हुए। वो काल सांप नहीं है नागिन, वो एक बदमाश पापी तांत्रिक है जो खुद का ताकत बढ़ाने के लिए, अमर होने के लिए लिली की खून चूस रहा था। और कल अमावस्या की रात थी उसका साधना की आखिरी रात। ये आप क्या बोल रहे हैं प्रकृति देवी? तो क्या आप हमारा बेटी को? चिंता मत करो नागराज, लिली को कुछ नहीं होगी। तब तक तांत्रिक ने खुद को लोमड़ी के मुंह से अपने आप को छुड़ा लिया। फिर कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मासूम जीव, तुम सबको मैं खत्म कर दूंगा। तभी प्रकृति देवी ने तांत्रिक को अपनी जादुई छड़ी से काला कौवा बना दिया और पिंजरे में कैद कर दिया। तुम चुप रहो, बहुत बड़े अन्याय किए हो, अब रहो इस पिंजरे में बंदी बनकर। इसके बाद प्रकृति देवी लिली के पास गई और लिली को पवित्र झरने की पानी पिला दी। तभी लिली तुरंत ही ठीक हो गई। अब मैं जा रही हूँ, तुम सब मिलके खुश रहना। इतना कहकर प्रकृति देवी पिंजरा लेकर अदृश्य हो गई। क्या अब बड़े होकर